नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और मैं अगर गलत ना हो तो जीएंड के सबसे सीनियर मोस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस विषय के। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए। मुझे जो रोगों से पीड़ित व्यक्ति हैं उन रोगों से, उनका दुख से दूर करने का मेरा एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं डॉक्टर साहब। आपकी उस जो डॉक्टर अरुण गुप्ता बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए, किस उद्देश्य को और कैसे आपकी वो डॉक्टर बनने की यात्रा है डॉक्टर साहब। मेरी पैदाइश जींद की है, वह 70 साल पहले, जी जब जींद एक छोटा गांव हुआ करता था। जी डॉक्टर साहब। यहाँ बिजली भी नहीं हुआ करती थी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जी डॉक्टर साहब। और मेरी सारी एजुकेशन जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल से है। क्या बात है डॉक्टर साहब। सारी फीस बड़ी कम होती थी, 8 पैसे। क्या बात है डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज में 5 रुपए लगते थे एक महीने के। मेडिकल कॉलेज रोहतक में भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया मैंने। साहब। जी डॉक्टर साहब। हमारी फीस बहुत कम थी। जी डॉक्टर साहब। फीस कम होने की वजह से ही मैं पढ़ पाया, डॉक्टर बन पाया। जी हमारे यहाँ मामा जी डॉक्टर हुआ करते थे 1946 से। जी 1946 की आप बात कर रहे हाँ हैं। जी। जी उनको मैं देखा करता था कि उनके शहर में कितने रेपुटेशन है, यही जींद में थे डॉक्टर। जींद में। क्या बात उनको मैं देखा करता था है। जी डॉक्टर साहब। कितने डिवोशन से काम करते हैं, हम्म, लोग कितने खुश होकर उनसे जाते हैं, बड़े क्या कम फीस लेते हैं। जी तो उनसे मैंने इंसेंटिव लेके सोचा मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टरी लाइन के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग फील्ड हैं। डॉक्टर साहब ने ईएनटी को ही क्यों चुना। ईएनटी तब एक नई ब्रांच थी, जी डॉक्टर साहब। इसके डॉक्टर बहुत कम थे। जी और सिर्फ पूरे हरियाणा में 4 डॉक्टर थे वो मेडिकल कॉलेज के अंदर। जी बाहर कोई डॉक्टर नहीं था। जी डॉक्टर साहब। तो मुझे लगा कि ये स्पेशलिटी ग्रोइंग फील्ड है, जी डॉक्टर साहब। अच्छा स्कोप रहेगा आगे आने वाले टाइम में। जी डॉक्टर साहब। तो लोगों को सेवा मिल पाएगी वेरी फ्री। जी डॉक्टर साहब। लोग छोटी छोटी बीमारी के लिए रोहतक आते थे दूर दूर से, हम्म। उनको दूर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं जब आपसे मेरा कभी मिलना हुआ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं, अगर आप 20-25 साल पुराना अगर किसी पेशेंट का कोई रिकॉर्ड आप डिजिटली देखना चाहते हैं, वो व्यक्ति कब, किस तारीख में, किस बीमारी के संदर्भ में डॉक्टर साहब के पास आया और क्या उसकी बीमारी थी और क्या ट्रीटमेंट चला, वो सारी डिटेल, अगर मैं गलत ना हो डॉक्टर साहब, ये 98 से आप इस विषय को करते आ रहे हैं। 1998 से हर पेशेंट का रिकॉर्ड मैं रखता हूँ, कितने पुराना पेशेंट हो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो लाखों हजारों युवा आपको देख रहे हैं और जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ आप पेशेंट को आप देखते हैं, उनको उनको रोग मुक्त करने का प्रयास करते हैं, उनको दुखों से निजात दिलाते हैं, उन युवाओं के लिए क्या प्रेरणा है, किस प्रकार से वो समाज, देश में अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाए। एक ही प्रेरणा है कि अपना काम ईमानदारी से करो जी डॉक्टर साहब। और किसी को गलत सलाह मत दीजिए, क्या बात है। तो आपकी प्रैक्टिस है या सर्विस है सारी जिंदगी चलती रहेगी, लोग आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब। गलत गाइड मत करिए करो। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और यदि आपके पास आने के बाद अगर हम कोई ईएनटी के विषय में आपसे कोई जानकारी ना ले पाए और दर्शकों तक ना दे पाए तो हमारा आना व्यर्थ होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या सावधानी बरते आम व्यक्ति, बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, कि वो ईएनटी, नाक, कान और गले की बीमारियों से बच पाए, क्या सावधानी बरते। ज्यादातर मैं देखता हूँ कि बच्चे गांव में पौंड में नहाते हैं। जी, तालाब में, हाँ जी, जोड़ों में। वहाँ बड़ा गंदा पानी होता है और गंदा पानी कान में चला जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। उससे कान के पर्दे में सुराख हो जाता है। जी डॉक्टर तो साहब। फिर वो आगे जाकर के जब नौकरी में जाते हैं तो मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब। एक तो अवॉइड करें गंदे पानी में नहाना है। जी सेकेंडली कोई प्रॉब्लम हो कान में तो जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब।
और किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, जी डॉक्टर साहब। अपने घर के नुस्खे ना अप्लाई करें उसमें। वो गरम तेल हाँ जी, लहसुन ना डाले, हाँ जी, उससे वो बीमारी और बढ़ेगी। और बढ़ जाती है जी डॉक्टर और साहब। फिर परमानेंट खराब हो जाती है। जी तो बिना ऑपरेशन के ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी ऑपरेशन के बाद भी कई मेडिकल फिट आते हैं बच्चे लोग। जी जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया, ये तो हुआ बच्चों से संबंधित। आज वर्तमान में लोग गले की कैंसर से पीड़ित बहुत से केस देखने में आते हैं। वो क्या कारण रहते हैं, किन वजह से वो गले का कैंसर अपना भयंकर रूप धारण कर लेता है, और किस प्रकार से इस प्रकार की बीमारी से बचा जाए? एक तो खाना पीना ज्यादा पौष्टिक नहीं रहा आजकल, अच्छे डॉक्टर साहब। ज्यादा फ्राइड चीजें खाने के शौकीन है, जी डॉक्टर साहब। शराब तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं। जी डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा कारण तो वही बोलते हैं। जी जी जी। तो अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, अच्छे डॉक्टर थोड़ी साहब। फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि बॉडी का रेजिस्टेंस इंप्रूव हो, जी डॉक्टर साहब। थोड़ी मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें और बढ़िया नींद लें जी ताकि आपकी बॉडी फ्रेश महसूस हो। जी। डॉक्टर साहब नॉर्मली जो आपने बताया, हमने कान की बात कर ली, गले की बात कर ली, नॉर्मली क्या नाक से संबंधित क्या ऐसी आम बीमारियां हैं जो बच्चों को, जवान को, बूढ़े को घेर लेती हैं? कोई कॉमन ही ऐसी कोई बीमारियां? सबसे जो प्रॉब्लम है क्रॉनिक रहती है वो एलर्जी की प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब। छींक आना बार हाँ बार? जी, हाँ जी, नाक बहना, छींक आना, जी नाक बंद हो जाना, जी डॉक्टर साहब। ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी होती है। जी डॉक्टर घर साहब। में किसी को तो बच्चों को चलती रहती है। जी डॉक्टर साहब। इसमें अगर आपको पता लगता है कि 10 में जाने से होती है तो वो जो कॉज है वो अवॉइड करें आप अगर कर सकते हैं तो। जी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जी जी। डॉक्टर साहब आपके पास जब पेशेंट आता है, आपने सामने पेशेंट की बिल्कुल नज़रों के सामने बहुत से क्वेश्चन उठा रखे हैं और उनके जवाब भी आपने दे रखे हैं। हाँ जी, ये बड़ी उनको एक आप किसी पाखंड या उसमें फर्जी तरीके से वो चीजें नहीं दिखाना चाहते, उनको खुली आंखों से चश्मा लगा के उनको साफ साफ दिखाना चाहते हैं। किसी भी डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने से पहले यह पता करें क्या उस डॉक्टर ने कोई पढ़ाई पढ़ कर कोर्स कर रखा है या नहीं। तो इस प्रकार की जो आपने, लगभग मैं जो देख पा रहा हूँ 6 बातें आपने लिखी है डॉक्टर साहब, वो क्या क्या बातें लिखी हैं एक बार हमारे दर्शकों तक साझा करें। तो जब भी अपना इलाज करवाने जाएं तो पहले पता करें कि डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है। क्या बात? ज़्यादातर गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इंग्लिश के बारे में नहीं पता होता है, जी डॉक्टर साहब। तो वो फर्क नहीं कर पाते कि कौन डॉक्टर क्वालिफाइड है कौन अनक्वालिफाइड है। जी डॉक्टर साहब। तो मैंने 5-6 बातें लिखी है, मैं चाहूँगा फोकस करके दिखाएं लोगों को भी। जी जी डॉक्टर साहब। उससे जबकि मेरा तो नुकसान ही होता है, जी डॉक्टर साहब। क्योंकि जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जी वो मुझसे नाराज होते हैं, जी डॉक्टर साहब। पेशेंट नहीं भेजते मेरे पास जी 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 और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी डॉक्टर साहब। मैं मानता हूँ प्यासा अपना जो प्यासा होता है वो कुएं के पास अपने आप अपना। कुएं पहुंच जाता है। जी डॉक्टर साहब। तो वो लोग धक्के खा के इधर उधर तो मेरे पास पहुंच ही जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसके लिखने से मुझे फाइनेंशियली तो बड़ा लॉस होता है, जी और डॉक्टर कोई साहब। बात नहीं, आई कैन अफोर्ड टू बी द लॉस, जी। कोई बात नहीं। जनहित सर्वोपरि है, हाँ निजी स्वार्थ हाँ सेकेंडरी चीजें हैं। हाँ, जी कोई नहीं बेचता, कोई बात नहीं भैया, अपने आप आ जाएगा भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, ये चीजें हम फोकस करके दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक चीज और डॉक्टर साहब जो जानना चाहते हैं, व्यक्ति, बीमार व्यक्ति बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाने का प्रयास करता है, उसमें वो अपनी जेब की तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि उसमें उसको जिस रोग से पीड़ित होता है तुरंत वो रिलीफ की उम्मीद करता है कि वो तुरंत उस रोग से राहत उसको मिल जाए, वो एक आराम की जिंदगी वो जी पाए। डॉक्टर साहब ये क्या पैमाना होता है किसी डॉक्टर का कि उसकी फीस ये डिसाइड होती है, वो उसकी इंटेलिजेंसी के बेस पर डिसाइड होती है किसी डॉक्टर की जो पेशेंट को देखने की, वो क्या पैमाना रखा जाता है? ये मैं अन्यथा ना ले इस पर्सन को, ये सिर्फ दर्शकों के हित की बात है कि अब बड़ी बड़ी फीसें हैं, बहुत कम भी फीसें हैं, तो कैसे वो डिसाइड होता है किसी डॉक्टर की वो किस लेवल की वो फीस ले रहा है पेशेंट से? बड़े अस्पताल बड़े शहरों में होते हैं जी डॉक्टर साहब। जहाँ जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए गज में है, जी डॉक्टर साहब। वहाँ एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, जी स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जी उनका खर्चा बहुत होता है, ओवर एक्सपेंसिव। जी तो बड़े शहरों में जो फीस है वो नेचुरली ज्यादा होगी आपसे। जी 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 जैसे मैं अगर जाऊँ दिल्ली में तो मेरी फीस में 1000 रुपये कम से कम। जी डॉक्टर साहब। बाकी डिग्री तो सभी बराबर ही होती है जी सबके पास। जी। डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, यहाँ जो डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, क्योंकि आपकी उस पढ़ाई की तरफ तो हम गए नहीं, क्योंकि जितना मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, आप फॉरेन में भी जाते हैं, विदेशों की यात्रा भी करते हैं, वहाँ भी
आपके आपकी जो इंटेलिजेंसी, आपकी उस विषय की विशेषज्ञता, वहाँ भी लोहा माना जाता है डॉक्टर साहब। तो दर्शक तक आपकी जानकारी मिल जाए कि कहाँ-कहाँ वो जो आपका एज़ ए डॉक्टरी जो लाइन रही है, उसके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस कहाँ-कहाँ का है? मेरा दाखिला हुआ था 1969 में रोका मेडिकल कॉलेज में। जी डॉक्टर साहब। 5.5 साल मैंने लगाए एमबीबीएस में, जी, फिर 1 साल की ट्रेनिंग की, फिर 3 साल में मुझे एमएस की, जी, फिर मैंने वहाँ नौकरी करी, जी, फिर वहाँ दोबारा जॉब करी मैंने। जी। ये हमारे फादर की इच्छा थी कि देश विदेश में डॉक्टर बनाया तो आपको अपने शहर में आकर के यहाँ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन बाबूजी का नाम हमारे कैमरे। लेट श्री हरिओम प्रकाश जी, एक सोशल वर्कर थे जिनके माने हुए। जी, जी, जी। तो मैं अपनी अच्छी नौकरी छोड़ करके उनकी इच्छा पूरा करने के लिए क्या बात है! नौकरी छोड़ के यहाँ पे जींद में। बहुत बड़ी प्रेरणा डॉक्टर साहब। तो विदेशों तक भी आप अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवाते रहे हैं डॉक्टर साहब। उस यात्रा के बारे में थोड़ा दर्शकों तक। कई बार मैं अमेरिका वाला जाता रहता हूँ जी डॉक्टर साहब। कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने। जी, जी। वहाँ रिसर्च पेपर हाँ, वगैरह पब्लिश। वहाँ एज ऑडियंस जाते हैं, जी, नई रिसर्च क्या हो रही है, न्यू ट्रीटमेंट क्या हो रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण गुप्ता वर्तमान में भी अपने आप को उस नई रिसर्च के साथ अपडेटेड रखते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो आप अपने पीढ़ी पीछे रह जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दर्शक जानना चाहते हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता जी का जो हॉस्पिटल है, यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं? हाँ जी, ऑपरेशन भी। किस किस चीज के मतलब? ये नोज ईएनटी के ऑपरेशन होते हैं। जी डॉक्टर साहब। मेरी वाइफ लेडीज की डॉक्टर है, जी वो भी डॉक्टर होते हैं डिलीवरी। शायद शिशु रोग विशेषज्ञ भी, बाल रोग हाँ, उन्होंने विशेषज्ञ। वो भी कोर्स कर रखा है, जी, 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 जी। अल्ट्रासाउंड का कोर्स भी कर रखा है। जी, जी, जी। तो जो लोग दूर दूर कहीं रोहतक या हिसार कहीं दूर जाते हैं, तो वो सुविधाएं सब ऑपरेशन की ईएनटी से संबंधित अपने हॉस्पिटल अवेलेबल में है। अवेलेबल है। जी, जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अपना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए मेरी आपका बहुत आभार। शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जब आपके हॉस्पिटल में आया, मैंने एक पोस्टर बैनर देखा, वहां आप सिर पे आम आदमी पार्टी की टोपी कैप है और आपने लिखा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की एक परिकल्पना करता हूं, ऐसी राजनीति देखना चाहता हूं जहां भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। जी, जी। तो इसलिए मैं टैक्स भी बहुत ज्यादा भरता हूँ, इनकम टैक्स। क्या बात है डॉक्टर, सैल्यूट आपको, दिल से सैल्यूट। फर्स्ट पेन की एंट्री होती है जी, लेकिन चढ़े जाते हैं चार्जेस। जी, जी, पे लॉट ऑफ इनकम टैक्स होगा। जी। दर्शकों, डॉक्टर साहब से मैं मजाक मजाक में कुछ बातें कर रहा था, इस बात को अन्यथा ना ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी रिसर्च, हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट कोई ऐसी रिसर्च कर सकते हैं, कोई इंजेक्शन टैबलेट, जब हर रोग की दवा डॉक्टर साहब के पास होती है, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन पाए, उसकी भी कोई परिकल्पना दवाई के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, एज ए डॉक्टर के रूप में कोई ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त और एक श्रेष्ठ भारत बन पाए? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का खर्चा सरकार को बेयर करना चाहिए। अच्छा, ताकि ईमानदार आदमी आगे आए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात हमारे चैनल के माध्यम से एक आम जनता के लिए मैसेज और सरकार के लिए मैसेज है कि भ्रष्टाचार पे कैसे कुठाराघात हो, ये बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार प्लीज आप उस बात को रिपीट करें डॉक्टर साहब। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन का खर्चा सरकार बेयर करे सारा, जी, ताकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आगे आए। जी, जी, जी। अब मैं अपनी इस उम्र में 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकता। क्या बात, खर्च कर दूं तो मैं जीऊंगा कैसे? क्या बात। या तो बेस्ट बनना पड़ेगा मेरे को, और जी, जी, इसलिए मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकता। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, आपने वास्तव में हमारा दिन बना दिया। खुद रिवॉल्यूशन इंडिया आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपके साथ समय बिताकर, और निश्चित तौर पर समय समय पर आपका सानिध्य और मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं, जब इस प्रकार के, मैं तो युवा कहूंगा डॉक्टर साहब को, वैसे डॉक्टर साहब की एज 71 है, लेकिन जिस प्रकार के विचार, क्रांतिकारी विचार, जिस प्रकार की समाज और देश के प्रति एक सोच, अदरवाइज जिस प्रकार का इनकी अपने विषय की विशेषज्ञता है, ये भी फॉरेन में सेटल हो सकते थे, पूरे परिवार से ही सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐशो आराम को, अपनी सुख सुविधाओं को दरकिनार करते हुए समाज और देश के लिए और अपने परम पूजनीय स्वर्गीय पिताजी की यादों को तरोताजा रखने के उद्देश्य से अपने जीवन शहर में निरंतर अपनी बिना रुके बिना थके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे महान शख्सियत को हमारा सादर वंदन है, नमन है।
और इस प्रकार की अनेकों पर्सनैलिटियों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई प्रेरणादायक संबोधन जो बच्चे देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, जो बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके लिए प्रेरणादायक एक तो पढ़ाई में पूरा मन लगा के काम करें। क्या बात है डॉक्टर साहब? जहाँ तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जी डॉक्टर साहब। उससे कोई फायदा नहीं होता। देखने तो अपने टॉपिक के बारे में देखिए, आप अच्छी बातें सीखिए। जी फालतू का ये ट्विटर और ये तो रिटायर्ड लोगों के लिए होता है। जी डॉक्टर साहब। सिंसियरिटी इन स्टडीज, तो कभी क्लास को मिस नहीं करें। जी मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप हर क्लास अटेंड करेंगे तो आप कभी फेल नहीं, जिंदगी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। जी मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं करी मेडिकल कॉलेज में, जी। और मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैं जब मैं 10वीं में था तो मुझे इतनी लगन थी मेडिकल में जाने के लिए, मैंने अपना बिस्तर जमीन पे लगा लिया था। क्या बात है जब डॉक्टर तक मेरा दाखिला नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में, मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। साहब? ओए होए, क्या बात है 2 डॉक्टर साल साहब? में नीचे सोता रहा जमीन में। वो एक अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे वो अचीव जब करना है। दाखिला जब होगा तभी ऊपर सोऊंगा। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। मेरा अंतिम, वैसे तो इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है डॉक्टर साहब, लेकिन अंतिम निवेदन, क्योंकि जिस प्रकार की पर्सनैलिटी आप हैं, राजनीति में इस प्रकार की पर्सनैलिटी की बहुत आवश्यकता है। अगर देश को सही में विश्व गुरु बनाना है, किसी सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है, तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी डॉक्टर अरुण गुप्ता जी को खुद आकर ऑफर करती है, डॉक्टर साहब आप राजनीति के क्षेत्र में आइए, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति है, मेरे पास तो इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। इलेक्शन इज वेरी कॉस्टली अफेयर दीज डेज। नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है, इलेक्शन फाइनेंशियली वो ऑप्शन अगर सपोर्ट कर सकता हूं लोगों को मैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत बड़ी बात कही, लेकिन आपके इस जवाब में एक चीज और निकल के आती है कि इकोनॉमिकल एक रीजन है, अदरवाइज दिल में इच्छा आपकी भी है कि अगर कोई निस्वार्थ तरीके से अगर कोई पार्टी ऑफर करती है तो निश्चित तौर पर आप देश और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। ईमानदारी से पूरा जो भी मुझे पद दिया जाएगा मैं सेवा करूंगा देश की। जी बहुत। मुझे कमाने की इच्छा तो है नहीं, सब जी। बच्चे से अटेंड है, शादीशुदा है। जी जी डॉक्टर साहब, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि ईमानदार लोग जी। राजनीति में आए, क्या बात है ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इतने बिजी शेड्यूल में पेशेंट्स को देखना, उनके दर्द को, दुख से निवारण करना उनके दर्द को, उसके बाद अपने आप में इसने मतलब कोई हॉबी आपने मेंटेन की हुई है, किस प्रकार से खाली समय का कैसे सदुपयोग आप करते हैं? जी डॉक्टर साहब। कुछ पार्ट तो मैं स्पिरिचुअल को देखता हूँ, ओशो को सुनता हूँ जी या जी कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ। जी और फिर जो नए कलाकार कंपटीशन में आते हैं गाने वाले में, जी इंडियन आइडल वगैरह शो है, जी वो बड़े शौक से देखता हूँ। जी जी। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, और भगवान ने मुझे आवाज़ नहीं दी कि मैं गा नहीं सकता जी। पर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक वायलिन बजाने की, वायलिन सीख रहा हूँ मैं अपनी मेहनत से। बहुत बड़ी और बात है थोड़ा प्रैक्टिस करके शुरुआत होगी इसकी। जी। डॉक्टर साहब, जो युवा, जो आज जैसे आपने चर्चा के दौरान कहा, जो यूट्यूब सोशल मीडिया और उस पर एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, उन युवाओं के लिए कुछ हॉबी मेंटेन करने के लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से? एक तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जी ताकि मन शांत रहे, आपका जो माइंड का टेंशन है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें फोकस रहे। जी रिलैक्स करने के लिए गेम भी खेल सकते हैं आप, जी और आपका शो म्यूजिक में है तो म्यूजिक सुनिए, बजाइए गानों को। जी। तो मैं कितना थका हुआ जाऊँ, ऊपर मुझे बजाता हूँ तो मैं एकदम रिलैक्स फील करता हूँ। क्या बात है, क्या बात टेंशन में सारी दूर हो जाती है है। जी जब डॉक्टर मैं ट्यून बजाता हूँ वायलिन पे। साहब। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक और मेरा आपसे निवेदन है, बहुत से जब आपके पास पेशेंट आते हैं ईएनटी के, कान दर्द के, तो आप एक चीज कहते हैं कि आप चिंगम चबाइए, सेंटरफेस हाँ जी, वगैरह, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि भी सेंटरफेस या चिंगम चबाने से कुछ दर्द में राहत मिलती है, वो क्या वो माजरा है? ऐसे आजकल लोग ना सॉफ्ट फूड खाते हैं जी करड़ा अनाज नहीं खाते। जी जैसे पहले हमारे टाइम में तो भुने हुए चने चबाया करते थे, गन्ने चूसते थे। जी 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 ऐसा करने से जो ट्यूब होती है नोज से ईयर में, जी वो खुली रहती थी। जी। नरम खाना खाने में चबाना ज्यादा पड़ता नहीं है, मुंह में रखा गुटक लिया और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जी जी तो जी चिंगम चबाने से जो एयर है नोज में से जी वो ईयर में जाती है, जी। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाती है। बैलून्स का भी कुछ हाँ कॉन्सेप्ट जी, ऐसे बताते हैं कि ये बैलून्स भी फुलाने चाहिए कई बच्चों लोग को। च्युइंगम नहीं खाना चाहते तो जी। उनको कहते हैं बैलून फुलाइएगा, जी जी। ताकि हवा का प्रेशर बराबर है कान के अंदर। आप तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो तभी आप दवाई देते हैं, अदरवाइज आप उनको जो घरेलू, जो एक
तरीके हैं जिस प्रकार से जो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उनके माध्यम से भी आप उनके दर्द को निवारण करने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत आभार, थैंक यू। और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। आप सिर्फ विचारों से, मुंह से बोलना ना कहें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य चाहते हैं, जनता को देना चाहते हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, उसे सब बातों का पता है। यदि आप वास्तव में कुछ देश और प्रदेश को कुछ नया देना चाहते हैं तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे खुले होने चाहिए इस प्रकार की समाज सेवा को समर्पित पर्सनैलिटीज को आगे लाने के लिए, ताकि देश का, जिले का, प्रदेश का एक स्वर्णिम भविष्य देखा जा सके। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।